नमस्कार छात्रों, मैं हूं महादेव रेमठ और आज हम हरिकृष्ण देवसर जी के विज्ञान कथा डॉक्टर का अपहरण का अध्ययन करेंगे। कहानी वो होती है जो जीवन के किसी घटना का रोचक और प्रभावी वर्णन हो। विज्ञान कथा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करना होता है। यह एक विज्ञान कथा है और इस विज्ञान कथा के माध्यम से लेखक हरिकृष्ण देवसर जी आजकल के बढ़ते हुए उद्योगों के कारण पर्यावरण असंतुलन की समस्या निर्माण हो गई है और इसी समस्या की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि आज हमें इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आज बढ़ते हुए उद्योगों के कारण, कल कारखानों के कारण आज अनेक प्रकार की बीमारियों ने जन्म लिया है। आज भौतिक साधनों से हमारा जीवन तो समृद्ध बन गया, लेकिन उसके साथ साथ और एक नई समस्या निर्माण हो गई कि आज अनेक प्रकार की बीमारियां आज मानव को त्रस्त कर रही है। दूसरे ग्रह की बात करके लेखक आज हमें इस समस्या के प्रति हमें सजग करना चाहते हैं और शाश्वत विकास की ओर हमें ले जाना चाहते हैं। तो चलते हैं लेखक हरिकृष्ण देवसर जी की कथा डॉक्टर का अपहरण। लेखक हरिकृष्ण देवसर जी का जन्म 9 मार्च 1938 को हुआ और मृत्यु 14 नवंबर 2013 को हुई। हरिकृष्ण देवसर जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है, बच्चों की जिज्ञासा को उबारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने का कार्य करती है। कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता होने का समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। वह यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आता है। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता है, उन्हें जगा देता है। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते थे, बल्कि सहर्ष होकर चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर पर से होता यह था कि वो 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरे होते होते तो अवश्य आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले सोचा था कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए, क्योंकि वे समय के बहुत ही पाबंद थे। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पहुंचने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वो यही मान बैठी थी कि शायद वे किसी दूर गांव में गए हो और किसी कारण वे जल्दी वापस न आ पाए हो। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया था, क्योंकि डॉक्टर भटनागर शहर में सुप्रसिद्ध थे और उसके साथ साथ गरीबों की सेवा करना वे अपना परम कर्तव्य मानते थे। इसलिए डॉक्टर के प्रति लोगों की भावना जो है वो एक अलग प्रकार की थी। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेजे गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उसकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहिए के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी, क्योंकि डॉक्टर भटनागर बहुत ही लोगों में लोकप्रिय थे। इसलिए उसकी कोई हत्या करे, यह शंका भी पुलिस के सामने नहीं आई। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छुपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे।
दूसरा यह कि कोई डाकू दलों ने किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। घर के सभी लोग, उनकी पत्नी, अस्पताल के सभी लोग चिंतित थे। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक बार ही छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद उनके पति कभी वापस न आए। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीने के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी गाड़ी की पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ है? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते सब लोग हतप्रभ रह गए, इन्हें आश्चर्यचकित रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ही ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील, इन्हें प्रगतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। हाँ, पहले तो सुनो वो कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रही थी। उस दिन रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। उसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर फू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि यह आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत ही आगे बढ़े हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां है, मोटर है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीन के गुलाम है। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सडन रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोगों का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें
नाकारा बना हुए है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हो चुका। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, यानी प्रगति कर रहा है। उद्योग के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दे। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया हो तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है, पर इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य चमड़ी नरम होती रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए इन्हें चिकित्सा शास्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी की चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। यहाँ अंग प्रत्यारोपण का मतलब यह है, अगर हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो गया है या काम नहीं कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति के शरीर का वह अंग हमारे शरीर के अंदर लगाना, इसे ही अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को यहाँ लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त की जा रही है कि पृथ्वी से अब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। इस प्रकार इस विज्ञान कथा के माध्यम से लेखक हरिकृष्ण देवसर जी ने इस विज्ञान युग के दुष्परिणाम हमारे सामने रखते हुए अंग प्रत्यारोपण इस नए विषय पर चर्चा की है। बढ़ते हुए मशीनों से, भौतिक साधनों से हमारी शारीरिक क्षमताएं कम होती जा रही है। बदलते हुए खानपान के विदेशी व्यंजन अनेक बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इन सब से बचना है तो मानव को आज शाश्वत विकास के बारे में सोचना होगा। यह संदेश इस विज्ञान कथा के द्वारा लेखक हमें देना चाहते हैं। धन्यवाद।